Ms. Radha, I hope we can start the session. Let's Good start, morning Marley. to all the students present here, and good morning, Ms. Radha. You may take over the session. Okay, thank you. Good morning, everyone. Welcome to this session of Market का एकलव्य. Uh, I'm Radha Agrawal, and I have done BTech in Computer Science and MBA in Good Banking and morning. Finance. Currently, I'm doing PhD in Finance, Hello. and I have 12 years of work experience in banking and financial industry. And currently, I'm working as a professor in MIT University. वेलकम टू ऑल इन दिस सेशन. जैसे सर ने आपको बताया कि ये जो सेशन है ये जॉइंट कोलैबोरेशन हो सेबी एनएसडीएल एंड पूर्णथा के साथ. ये जो सेशन है मार्केट का एकलव्य, इस सेशन में हम बेसिक्स क्या होते हैं कैपिटल मार्केट के वो समझेंगे, किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वो समझेंगे. सो आफ्टर दिस सेशन आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन जब लेंगे, आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा और ग्रो करना होगा, तो आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है. एंड जैसे कि आपने इस सेशन का नाम है मार्केट का एकलव्य. सो एकलव्य जो थे, आपने सभी ने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी महाभारत में. एकलव्य जो थे वो सेल्फ स्टडी के सिंबल बोले जाते थे. एकलव्य जो एक बार धनुष विद्या की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था. तो बिना निराश हुए एकलव्य जो थे वो रेगुलर प्रैक्टिस करने लगे और विद प्रैक्टिस एंड पेशेंस के साथ वो वर्ल्ड में फाइनेस्ट आर्चर बन गए थे. सो अगर आप भी सेल्फ स्टडी करते हैं, आप भी नॉलेज गेन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, तो आप एक अपने पैसे को अच्छे तरीके से एक अवेयर इन्वेस्टर की तरह अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं. ये जो ये जो सेशन है ये एनएसडीएल ने इनिशिएट किया है. एनएसडीएल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है. एनएसडीएल 1996 में स्टैब्लिश हुआ था. एनएसडीएल आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करते हैं डीमेट अकाउंट में. एंड पूर्णता इज अ नॉलेज पार्टनर. पूर्णता अक्रॉस द इंडिया वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं. एनएसडीएल जो है वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके पेजेस अवेलेबल हैं. आप आप इनके पेजेस को फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. और आपको यहाँ से अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट्स एनएसडीएल अपडेट करते हैं. ये जो प्रोग्राम है ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है. और इस प्रोग्राम में हम आपको जो भी बताएंगे वो फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे थ्रू एग्जाम्पल समझाएंगे. इस प्रोग्राम में स्टॉक्स, कंपनीज, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड जो भी यूज़ हुआ है वो एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज़ किया गया है. कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं करता है. इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट है वो जब भी इन्वेस्ट करें उसके पहले प्रॉपर रिसर्च करें और किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करें. इस प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम 3 आईज प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग डिस्कस करेंगे. 3 एस प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग डिस्कस करेंगे. नो योर मार्केट एंड क्या 3 एसेंशियल्स जो हमें ज़रूरत है शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए. हम 3 आईज को डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वो हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है करोड़पति बनने में. फर्स्ट आई है इनकम, जो हम कमाते हैं. सेकंड है इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है. थर्ड है इन्वेस्टमेंट्स. हमें अपनी जो इनकम अर्न करते हैं उसको हमें इस तरीके से इन्वेस्ट करना है सो दैट हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें. सबसे पहले हम फर्स्ट आई को डिस्कस करेंगे. हमारे 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं. प्राइमरी इनकम जो एक्टिव इनकम होती है जिसमें आप पैसे के लिए वर्क करते हैं. एंड सेकंड इज पैसिव इनकम, जिसमें आ, आपका जो मनी है वो आपके लिए वर्क करता है. ये 2 तरीके की इनकम होते हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम. एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. स्क्रीन पे आपको व्यू ऑप्शन पे एनोटेट करने को मिलेगा. आपको मैच द फॉलोइंग्स करना है. बिजनेस प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी, कैपिटल अप्रिसिएशन. कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस बढ़ जाना कैपिटल अप्रिसिएशन कहलाता है. डिविडेंड्स, हाउस रेंट. एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम. आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है.
सो हमारे 2 सोर्स ऑफ इनकम है। एक्टिव इनकम में आपके सैलरी आ जाएँगे, बिज़नेस प्रॉफिट आ जाएगा, प्रोफ़ेशनल फ़ीस आ जाएगी। जो लॉयर्स हैं, सीए, डॉक्टर्स हैं, ये प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, इन्हें फ़ीस मिलती है। पैसिव इनकम में uh, Sheena, can you clear the screen? थैंक यू। सो पैसिव इनकम जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, आपको कैश फ्लो मिलता है, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, रेंटल इनकम मिल गया, डिविडेंड्स मिल गए। और कैपिटल एप्रिसिएशन में क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट प्राइस बढ़ जाना कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। सपोज करिए आपने कोई घर परचेज किया है, हाउस परचेज किया है 2020 में 50 लैक्स में, अभी जो उसकी करंट वैल्यूएशन है वो 60 लैक्स है। सो जो 10 लाख रुपीस इंक्रीमेंट हुआ है वो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन कहलाता है। एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। एक्टिव इनकम में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। एंट एंड ग्रॉसहोपर की स्टोरी है। एंट जो होती है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है और वो स्प्रिंग सीजन में बहुत हार्ड वर्क करके अपने लिए फूड और शेल्टर बनाती है, सो दैट वो विंटर्स में आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सके। वहीं जो ग्रासहोपर होता है वो पूरे टाइम प्ले करता है विदाउट थिंकिंग कि वो विंटर्स में अपनी डेज कैसे स्पेंड करेगा। सो जब ड्यूरिंग विंटर्स जो एंट होती हैं उनके पास रहने के लिए शेल्टर भी होता है और खाने के लिए फूड भी होता है और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। वहीं जो ग्रासहोपर होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ना फूड होता है, ना शेल्टर होता है। सो उसका सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सो इसीलिए हमें अपनी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों पे वर्क करना चाहिए। जिस तरीके से हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो हम वर्क नहीं कर पाते, सो उस समय हमारे जो ये रिटायरमेंट फंड्स होते हैं या फिर हमारे जो ये पैसे होते हैं जो हमने पैसिव इनकम बनाई है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हम पैसिव इनकम बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिव इनकम हम अर्न करेंगे वो हम उसकी जो भी इनकम हमारे पास आता है हम उसकी बजटिंग करते हैं। बजटिंग का रूल है 50-30-20। जो 50% है वो हम अपनी ज़रूरत के खर्चे में डालते हैं, 30% जो है वो हम अपने एक्स्ट्रा खर्चे के लिए यूज़ कर लेते हैं और जो 20% है वो हम सेव करते हैं। देखिए सिर्फ सेविंग करने से नहीं होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट में सिर्फ आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बास्केट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 20% में भी 10% जो है वो आपके रिटायरमेंट फंड में जाना चाहिए और 10% जो है वो आपके फ्यूचर के गोल के लिए जाना चाहिए। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बास्केट्स में तो वो आपको एक टाइम के बाद रिटर्न बना के देगा और वही आपको पैसिव इनकम हो जाएगी आपकी। सेकेंड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। महंगाई क्या होता है, किसी भी सामान को खरीदने के लिए अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जा रही है पहले की तुलना में। सो महंगाई का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन इज अ रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, किसी भी सामान की रेट बढ़ती जाती है। मतलब ये है कि आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो घटती जाती है कि उन्हीं सेम चीज़ों को खरीदने के लिए हमें अधिक पैसा देना पड़ता है। यहाँ एक एग्जाम्पल से आप देखेंगे 1980s में 100 रुपीज़ में 12 बॉटल ऑफ मिल्क मिलता था, वहीं 2024 में 100 रुपीज़ में 2 बॉटल ऑफ मिल्क मिलता है। सो आप देखिए महंगाई जो है वो आपके पैसे की वैल्यू गिराती है। अगर अब मुझे 12 बॉटल ऑफ मिल्क परचेज करना है तो मुझे 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। करंटली अक्रॉस द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत हाई है और इंडिया में इस समय इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% के बीच में है। सो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट्स करके अगर मैं रिटर्न बनाती हूँ, इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, तो मेरा जो रिटर्न है वो एटलीस्ट अगर 6% से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट मेरा पैसा इन्फ्लेशन से ऊपर ग्रो कर सके। अगर मैं सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखूंगी तो सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिलता है। सो इसका मतलब है कि मेरा पैसा लॉस में है, मेरा पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे
तो आपको क्या होगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बास्केट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट आप एक अच्छा रिटर्न बना सकें। एंड महंगाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ भोजन का ही रेट बढ़ा है। महंगाई का मतलब ये होता है कि भोजन, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन सबके रेट बढ़ गए हैं। समय के साथ साथ हर एक सर्विस के रेट बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड आई है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं पहले। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक्स एंड शेयर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स। हमारे 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फिजिकल एसेट्स, फिक्स इनकम एंड कैपिटल मार्केट। आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, फिक्स इनकम क्या है। Student please be attentive because he has joined. He is the general manager of SEBI East. So आप लोग ये सेशन ध्यान देके सुनिए और जो भी क्वेरीज अगर होगा तो उनके बाद में आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी है, बिकॉज दे प्रेफर हिंदी लैंग्वेज। हाँ, तो ये KNS पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज समिस्तापुर बिहार से है। तो Okay. So I'm going to share the presentation. Please check when it shows. Then yes sir, yes visible sir, visible? Okay. yes sir, perfectly, very fast. चलो अच्छा. Begin कर ले. yes sir, sure sure. So good afternoon to all the. आज का प्रेजेंटेशन में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। सो ये इसमें क्या क्या चीजें होता है, यहाँ पर थोड़ा ये सब जानने का अभी कोशिश करेंगे। ये इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, वो सब चीजें जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है तो आगे बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो मेंशन किए गए हैं, इनके बारे में आपने तो कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये ऐसा 4 जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर में 4 रेगुलेटर्स है। RBI जो है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है। आपने तो सभी ने तो देखा ही होगा RBI के बारे में। तो नॉर्मली बैंक नोट्स पे भी रहता है, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। इंश्योरेंस सेक्टर को जो है IRDA रेगुलेट करता है, और पेंशन फंड्स जो है इसको PFRDA रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सेबी जो है सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति मार्केट जो है उसको रेगुलेट करता है। जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली लोग इस मार्केट के बारे में ये बोलते हैं कि शेयर बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऐसे टाइप के शब्द का प्रयोग करते हैं। सिक्योरिटीज बोलने में या शेयर स्टॉक्स बोलने में क्या अंतर है, ये जानना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल एसेट होता है, कुछ खरीदने का, बेचने के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है डेरिवेटिव जैसा, ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसमें कुछ तो एक वैल्यू होता है और जिसका ट्रेडिंग हो सकता है, इसी चीज को सिक्योरिटीज बोलते हैं। और इसके काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, रीट्स, इनविट्स, SM रीट्स, ऐसा काफी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और इसका जो है लीगल डेफिनेशन दिया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में। इसमें एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है, यानी कि बहुत प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इसका इसमें दिया जाता है। अब इस मार्केट का क्या जरूरत है जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के जो लोग हैं, यहाँ पर जैसा दिया गया है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग दिए गए हैं। निवेशक है एक साइड में और कंपनीज दूसरे साइड में। जो निवेशक होते हैं क्या करते हैं,
इनके पास कुछ सेविंग्स होता है और कहीं पर ये मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश का मतलब क्या है? कोई और एक बिजनेस जो है उसमें एक हिस्सा खरीदते हैं, यानी कि इक्विटी शेयर, या तो वो कोई बिजनेस में जो लोन जैसा प्रोडक्ट होगा जो सबको पब्लिक में इशू किया जाता है, डिबेंचर्स जिसको बोलते हैं, वो खरीद सकते हैं। तो और उनके ऊपर जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी तो होता है मार्केट में, तो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऐसा कुछ, या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा जो है निवेशक इन्वेस्ट करते हैं एक पैरेलल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए अपने सेविंग्स के साथ। जैसे कि आपने पहले के प्रेजेंटेशन में देखा होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, देन आप जो अल्टरनेट एक जो चैनल सेटअप करते हैं उसके लिए करते हैं। तो कंपनीज आपसे पैसा लेते हैं और वो इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो पूंजी का जो गठन करने के लिए ही ये मार्केट बना हुआ है, और इसको एक एफिशिएंट तरीके में, एक वेल रेगुलेटेड तरीके में चलाना जो है सेबी का एक काम होता है एज ए रेगुलेटर। सेबी का स्थापन ओरिजिनली हुआ था 1988 में एज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद सेबी का अधिनियम पास हुआ था 1992 में, जिसमें 3 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं सेबी को। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, निवेशकों का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसको करने के लिए बाकी 2 ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ साथ में करना पड़ता है, जैसा कि बाजार का जो डेवलपमेंट है उसको करना जरूरी होता है, और साथ साथ ही बाजार का नियंत्रण यानी रेगुलेशन करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट, सेबी का स्थापन होने से पहले मार्केट का क्या स्वरूप था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले जो है ऐसा ओपन आउटक्राई सिस्टम में लोग शेयर्स खरीदते बेचते थे। ब्रोकर्स जो है एक दूसरे के साथ इशारे या जोर से बात करते हुए ऐसा ट्रेडिंग करते थे एक टाइम में। तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी को यूज करके सेबी ने बहुत सारा जो है मार्केट में एक परिवर्तन लाया है। उसके बाद ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है। शेयर सर्टिफिकेट्स भी पहले फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। यही चीज पूरा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। डिपॉजिटरीज एक्ट पास होने के बाद जो बड़े बड़े 2 डिपॉजिटरी है देश में, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये सारे जो ऐसा फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स है इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं, और आपको बड़े आसानी से ट्रेड करने का एक सुविधा मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सेबी का स्थापन होने के बाद मार्केट में एक पूरा ही एक स्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया है, और नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, और इसके साथ जो है मार्केट में पारदर्शिता जो है काफी बढ़ा हुआ है। तो इसी के आधार पर काफी सारे लोग जो है देश के अलग अलग कोने से लोग आके मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डायरेक्टली डिमैट अकाउंट खोल के भी कर रहे हैं, कुछ लोग केवल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन जो निवेशकों का संख्या जो है काफी बढ़ा हुआ है देश के कोने कोने से भी। तो ये जो है सेबी ने इतने सारे जो काम किए हैं इतने सालों से, इसी का अलोंग विद मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, इसी का एक प्रूफ है। तो पिछले 36 सालों में अलग अलग प्रकार के क्या क्या ऐसे जो किए गए हैं रिफॉर्म्स, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। सेबी का स्थापन होने के बाद प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स आए हैं, डिमैटेरियलाइजेशन हुआ है, डेरिवेटिव्स आए हुए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, सिंगल स्टॉक्स पे है, इंडाइसेस पे है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, गोल्ड पे है या इंडाइसेस पे है। तो ऐसा आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, निवेश करने के लिए। तो ये सब भी आप यूज कर सकते हैं। और कंपनीज का नियंत्रण के लिए क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स टाइम टू टाइम आते गए, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इंप्रूव होते गए, उनके ऊपर जो लागू होता है वो सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट्स भी टाइम टू टाइम डेवलप होते गए हैं। तो ये ट्रेडिंग साइकिल भी अगर आप देखते हैं तो पहले जो बहुत लंबा साइकिल होता था फिजिकल ट्रांजैक्शंस के पीरियड में, अभी ये सब इलेक्ट्रॉनिक होता है। T+3, T+2 ऐसा जर्नी होते हुए T+1 और अभी T+0 तक भी आके पहुंच गए हैं। सेम डे पे ट्रेडिंग
और क्लियरिंग सेटलमेंट भी हो सकता है। ये सब चीजें जो है डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेबी का क्या पावर्स एंड फंक्शंस है, सेबी एक्ट के अंतर्गत ये थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन जो है इंटरमीडियरीज का, उनका क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहे हैं नहीं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब देखने के बाद उनको मान्यता दी जाती है। अगर कोई अमान्य व्यक्ति या संस्था है आपके पास आता है, बोलता है कि आपके ब्याह पे कुछ ट्रेडिंग होगा या पैसा आपसे मांगता है या कुछ है, तो आप उनके साथ आपको कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। कोई संस्था को मान्यता मिला है या नहीं, ये चीज जो है आपको चेक करना चाहिए सेबी का वेबसाइट से। या आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है चेक होने के बाद भी, अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आप आपके पास जो लोकेटेड एक इन्वेस्टर सर्विस सेंटर जो है, निवेशक सेवा केंद्र में जाके आप उनसे बातचीत करके सवाल पूछ के आप जानकारी पा सकते हैं। तो सेबी के जो मुख्य जो कार्य क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक इम्पॉर्टेंट काम है, रेगुलेशन, गाइडलाइन, सर्कुलर्स, ये सब टाइम टू टाइम देखते हुए ये नया नया नियम निकालना जो है काफी इम्पोर्टेंट काम होता है। और सेबी नियम बनाने के वक्त जो है मार्केट का अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके साथ बातचीत करते हुए ये चेंजेस करता रहता है। और सेबी जो है एक बार कानून बनाने के बाद उनका उसका पालन हो रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए इंस्पेक्शंस, इन्वेस्टिगेशंस वो सब करता है। और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान सर्च एंड सीजर का पावर भी होता है। अगर कोई पेनल्टी नहीं दे रहा है या कुछ है तो रिकवरी किया जाता है। और एनफोर्समेंट एक्शंस जो होते हैं सेबी के, अगर कोई कानून का पालन नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर एक्शन होता है। कैसा कैसा एक्शन होता है बाद में एक स्लाइड है, तब बात करेंगे उसके बारे में। सेबी जो है सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले था, अभी BNSS आया हुआ है, तो उसके अंतर्गत सिविल प्रोसीजर जो होता है उसी को फॉलो करते हुए अपना जो क्वासी जुडिशियल काम जो करता है सेबी उसके अंडर करता है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कैसा है, आइए यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। पहले यहाँ पर आप देखिए कंपनीज है जो जिनके सिक्योरिटीज मार्केट में इशू किए जाते हैं, क्योंकि वो जो है मूल्यधन गठन करते हैं मार्केट से। तो इनको मार्केट में लाने वाले जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर है, रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट है, क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज है, डिवेंचर ट्रस्टीज है, डिवेंचर इश्यू में, ऐसे बहुत सारे जो मध्यवर्ती होते हैं जिनका एक सहायता लेके कंपनी मार्केट को टैप करता है। और ऐसे जो संस्थाएं हैं उनको भी सेबी रेगुलेट करता है, उनको मान्यता देता है। और कंपनीज जो है उनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ होता है, लेकिन जब वो अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करते हैं मार्केट में, तब सेबी का जो रेगुलेटरी परव्यू है उसमें आ जाते हैं और उनको सेबी के जो बनाए हुए विनियम जो है, रेगुलेशंस, उनका पालन करना पड़ता है। और बाकी जो यहाँ संस्थाएं लिखा है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरीज, ये तीनों संस्थाओं को बोलते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। उनके अंतर्गत जो ब्रोकर, क्लियरिंग मेंबर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको उनके साथ ट्रांजैक्शंस होता है नॉर्मली। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, शेयर खरीदना है, बेचना है, आप ब्रोकर के पास जाएंगे, केवाईसी करेंगे, आप उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, वो आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड देंगे। तो उनके द्वारा आप क्या है कि ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक बार आपका ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जाके क्लियरिंग और सेटलमेंट हो जाता है। एक बार क्लियरिंग सेटलमेंट होने के बाद डिपॉजिटरीज में जाता है। तो डिपॉजिटरीज में जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, सारे जो किसके पास क्या होल्डिंग्स है वो सब जो है वहां जानकारी होता है। आपके अकाउंट में जो दिखता है, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप अकाउंट ओपन करेंगे, तो केवाईसी करने के बाद तो वो जो है आपके वो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ये तीनों संस्थाएं जो है स्टॉक एक्सचेंज, सीसी और डिपॉजिटरीज, इनको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, क्योंकि ये मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, तो यहाँ पर जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो सब होते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस भी अपने जो अंडर ब्रोकर्स हैं उनका इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। डिपॉजिटरीज भी
अपने अंडर जो डीपीज है उनका इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। ये सब नॉर्मल प्रोसेस में चलता रहता है। अब सिक्योरिटीज मार्केट में कैसे टाइप के इंटरमीडियरीज हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लिस्ट दिया हुआ है, उदाहरण के लिए दिया हुआ है। ये पूरा लिस्ट नहीं है, ये केवल इंडिकेटिव लिस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग इंटरमीडियरीज है जिनके बारे में थोड़ा बात किया हुआ है पहले का स्लाइड में। जिसके बारे में नहीं बात किया है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको एडवाइस देंगे आपसे फीस लेने के बाद। जो मान्यता दिया हुआ जो एडवाइजर्स है उनके पास ही जाना चाहिए, हर किसी के पास आपको नहीं जाना चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट जो है रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, और कस्टोडियंस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है उनका पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। लेकिन एज रिटेल इन्वेस्टर्स आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स या डायरेक्ट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने से अच्छा होगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि आप म्यूचुअल फंड रूट के जाए। म्यूचुअल फंड को आप समझेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप निवेश करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट चलता कैसे है। एक बार समझ में आने के बाद आपका निवेश आप शायद बढ़ा सकते हैं, तो प्लान कर सकते हैं। एक बार अच्छे से आपको जानकारी मिलता है उसके बाद ही आपको रिस्की कोई प्रोडक्ट है ट्राई करना चाहिए, उसके बाद उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। पूरी समझ अगर नहीं है तो कोई भी रिस्की प्रोडक्ट जो है आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इक्विटी जो है, कोई भी शेयर खरीदते हैं तो कंपनी का जो ओनरशिप है उसमें आप एक हिस्सा खरीद रहे हैं। जैसे कोई भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, इसमें भी आपका जो इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस है ऊपर नीचे जाते रहता है डिमांड सप्लाई के अनुसार। तो आपको ये हमेशा ये जानना चाहिए कि मार्केट में जो भी ये निवेश का जो प्रोडक्ट है सारे रिस्की होते हैं, उसमें मार्केट रिस्क का अंश होता ही है। अगर आप मार्केट रिस्क लेने का आपको अगर ठीक नहीं लगता है या आपको लगता है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो कृपया उसमें आप इन्वेस्ट ना करें। जो चीज आपको क्लियरली समझ में आता है उसी चीज में आप इन्वेस्ट कीजिए। लाइक डेरिवेटिव्स जो है अच्छे से अगर किसी को जानकारी है तो सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए। अगर हर कोई उसमें करेगा तो आपको बिना अंडरस्टैंडिंग का करेगा तो उसमें लॉस होने का आपको चांस हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स है सिक्योरिटीज मार्केट में, आपके लिए क्या सूटेबल है आप थोड़ा बहुत एनालिसिस करके उसके बाद निवेश कर सकते हैं। तो आप मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उसके बारे में अगर जानकारी पाना चाहते हैं तो आप कहाँ से ये जानकारी पा सकते हैं। दो स्टेजेस है, इनिशियल ऑफ जो डिस्क्लोजर्स या कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर। इनिशियल डिस्क्लोजर वो होता है जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स में होता है, आईपीओ एफपीओ ये सब जो होता है एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है कंपनी का, और ये जो है सेबी का वेबसाइट पे भी मिलेगा या एक्सचेंज का वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का वेबसाइट से जो डाउनलोड किया हुआ कोई भी ऐसा ऑफर डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें ये सब जानकारी नॉर्मली होता है, जैसे कि कंपनी का प्रमोटर कौन है और ये जो ग्रुप कंपनीज क्या क्या है, तो इनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऐसा टाइप का जो जानकारी है पूरा वहां दिया रहता है। आप उसको स्टडी करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद एक बार जब लिस्ट हो जाता है कंपनी, आपको पीरियोडिक जो डिस्क्लोजर्स है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। ये आपको मिलेगा एक्सचेंज का वेबसाइट पे, आप वहां पर जाके ये जानकारी पा सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के डिस्क्लोजर है, एक है जो पीरियोडिक डिस्क्लोजर दिया जाता है जैसे कि फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब जो है समय सीमा जो दिया हुआ है उसके अनुसार उसका डिस्क्लोजर किया जाता है। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है, वो सब जो है जब ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जब कंपनी में होता है तब उसका जो इंफॉर्मेशन पब्लिक में दिया जाता है। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कोई भी जो अनजान वेबसाइट से कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप उसमें सब ज्वाइन मत कीजिए। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए जो अधिकृत माध्यम से पाने का कोशिश कीजिए। वो अधिकृत माध्यम है स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है काफी विशाल सब्जेक्ट है, इसके बारे में ज्यादा बात करते रहेंगे तो बहुत डिटेल्ड होगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनीज का जो बिहेवियर है क्या है
उसके ऊपर बनाया हुआ कुछ नियम है। ये नियम क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनीज को ऐसे तरह से चलाया जाना चाहिए कि वो बेनिफिट करे सारे जो स्टेक होल्डर्स को, केवल शेयर होल्डर्स नहीं, बाकी जो एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय सबको केयर करते हुए, उनको सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है नजर में रखते हुए उनको बिजनेस करना चाहिए। तो आपका निवेश करने का बेसिक्स जो है क्या क्या है वो थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। ये आपको जो गोल सेटिंग होता है इम्पोर्टेंट है। आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा वो थोड़ा बहुत आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन, जैसा कि पहले का प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि इन्फ्लेशन जो है आपको कैसा अफेक्ट कर सकता है, उन्होंने आपको अच्छे से जानकारी दिया है। तो उसके अनुसार आपको प्लान करना चाहिए कि मुझे कितना अमाउंट का रिक्वायरमेंट होगा। सेविंग्स के बारे में भी आपको उन्होंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि क्या क्या होता है, सेविंग्स कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आपको ये चीज जो है हर महीना, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी आता है उसमें से हर महीना आपको सोचना चाहिए कि इतना अमाउंट कहीं निवेश करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये निवेश यही सिक्योरिटीज मार्केट में करना चाहिए। आपको जहां समझ में आता है, जैसा अगर आपको केवल बैंकिंग प्रोडक्ट समझ में आता है तो कर कीजिए, या तो आपको गोल्ड खरीदने में अच्छा लगता है तो वो कीजिए। आपका ही कोई खुद का बिजनेस है जो आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, वो भी आप कर सकते हैं। कहीं पर तो आप निवेश करते रहेंगे तो आपके लिए जो ग्रोथ है वो मिलने का आपको एक चांस रहेगा। आपको निवेश करने के लिए पहला चीज आपको क्या चाहिए होता है? सेविंग्स। तो ये हमेशा बात याद रखिए। रिस्क जो है हर आदमी का जो रिस्क लेने का कैपेसिटी होता है अलग अलग होता है। आप इसको समझे बिना अगर किसी फ्रेंड या कोई रिश्तेदार को आप कॉपी करेंगे, उन्होंने ये खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, ऐसा सोच के अगर कुछ करेंगे तो आपके लिए लॉस होने का काफी चांसेस हो सकते हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति को कॉपी मत कीजिए। कहीं से आप प्रभावित होके कोई भी एडवर्टीजमेंट या सोशल मीडिया का पोस्ट जो होता है उससे प्रभावित होके कोई भी निवेश का डिसीजन जो होता है वो लेना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक मनी को पूल करके निवेश करने का एक रजिस्टर्ड और वेल रेगुलेटेड स्पेस है। तो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं उसमें वो एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में एस्टेब्लिश्ड होता है और उसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, करते रहते हैं फंड मैनेजर्स कि कहाँ पर उसको निवेश करना चाहिए। हर 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर कितना कितना जो परसेंटेज में निवेश कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में। तो आपको ये कन्वीनियंट माध्यम से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। छोटा छोटा टिकट साइज में आपका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। आप कम अमाउंट से भी आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप निवेश कर सकते हैं, उसका एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो ये एक वेल रेगुलेटेड स्पेस है और जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये काफी एडवांटेजेस हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा और जानकारी यहाँ दिया हुआ है। प्रोडक्ट लेबलिंग को काफी सिंप्लीफाई किया गया है ताकि आप अलग अलग स्कीम्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक रिस्कोमीटर भी दिया है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसमें प्रिंसिपल लॉस होने का क्या रिस्क है। तो ये आपको एक अंदाजा देता है कि ये रिस्की प्रोफाइल जो है ये आपके लिए ठीक लग रहा है या नहीं। आप खुद ही देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। SIP, STP, SWP क्या होता है? SIP तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें हर महीना आपके बैंक अकाउंट से आप मैंडेट देंगे तो बैंक अकाउंट से इतना अमाउंट करके कट होके वो इन्वेस्ट होता रहता है। STP एक स्कीम से दूसरा स्कीम में ट्रांसफर करने का एक मेथड होता है। SWP आपका रिटायरमेंट के बाद आप धीरे धीरे करके उसको विथड्रॉ करते हुए जा सकते हैं। यूनिट्स को एक्सटिंग्विश करके आपको पेमेंट उसमें मिलेगा। इन्वेस्टर चार्टर जो बनाया गया है ये इन्वेस्टर्स का राइट्स, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट है। आप इसको सेबी का वेबसाइट, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस या इंटरमीडियरीज के पास से भी ये जानकारी आप पा सकते हैं। तो ये अगर पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाजा आएगा कि क्या आपके राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या डूज एंड डोंट्स है, आपको कंप्लेंट कैसा करना चाहिए, वो सब जानकारी आपको उसमें मिल जाएगा। कि इसमें आइए देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
इम्पोर्टेंट बात जो बोला गया है, आपको कोई निवेश का जो आप निर्णय लेते हैं तो उसको आप एक इंफॉर्मेशन के साथ, एनालिसिस के साथ पूरी तरह से आप एम्पावर्ड होकर डिसीजन लेना चाहिए। तो आपको कहीं से रूमर या एडवर्टीजमेंट उसको फॉलो करके कोई कोई दिया हुआ टिप्स, व्हाट्सएप टेलीग्राम में आजकल लोग कोई भी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, कोई भी किसी से भी जानकारी पाने का कोशिश करता है, तो ये सब आप प्लीज मत कीजिए, उससे काफी लॉसेस हो सकते हैं। ये जो है मार्केट जो है, ये एडवेंचरस होने के लिए या एडिक्शन की तरह आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने का आप कोशिश कीजिए एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, तो वो आपके लिए बेटर होगा। कोई भी अमान्य व्यक्ति या संस्था के साथ आप डील ना करें। आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे रिकॉर्ड जो है, केवाईसी का रिक्वायरमेंट्स आप पूरी तरह से अपडेट करके रखिए, क्योंकि आपको अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है, ईमेल अलर्ट कुछ भी अगर आ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए ये सब जानकारी जो है आपको अपडेटेड रखना चाहिए। कोई भी दस्तावेज जो है साइन करने से पहले आपको ब्लाइंडली जो है साइन कर देते हैं लोग, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको पूरी तरह से पढ़ के समझने के बाद आपको साइन करना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट में। तो एक्शन क्या क्या लेता है सेबी, उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया हुआ है। इसमें निर्देश जारी करने का एक पावर है, इस सेक्शन 11(11)(b) के अंडर कोई भी व्यक्ति या संस्था को मार्केट से दूर रखने के लिए ये ऑर्डर पास कर सकते हैं, मार्केट से बैन कर, डिबार करने के लिए। और इसमें अगर कोई किसी को पेनल्टी लगाना है, फाइन लगाना है, तो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो होता है रजिस्टर्ड जो इंटरमीडियरी है उनके खिलाफ होता है। प्रोसिक्यूशन काफी सीरियस ऑफेंसेस में किया जाता है, और अगर कोई पेनल्टी दिए बिना अगर भाग रहा है कोई, तो उसके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग किया जाता है, नहीं तो प्रोसिक्यूशन किया जाता है। प्रोसिक्यूशन का ये मतलब है कि सेबी जो है ये मामला को स्पेशल, अपना जो स्पेशल कोर्ट है सेबी का, उसमें लिया जाता है। तो सेबी का स्पेशल कोर्ट में जज देखने के बाद उसको कारागृह का जो पनिशमेंट है वो दे सकता है। और इसीलिए तो कोई भी सेबी का जो कानून है उसको अच्छी तरह से पालन करना काफी इम्पोर्टेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग लाइट ऑफेंसेस के लिए दिया जाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, ये निवेशकों का इसमें हित में यहाँ दिया गया है। तो आप इन्वेस्टर पोर्टल पे जा सकते हैं, सारथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सेबी का वेबसाइट में ये सब जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको कहीं पर से किसी के साथ कंप्लेंट है तो आप सेबी का ओडीआर में रेज कर सकते हैं, या आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और कॉमन इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं कि 13 जगहों में आपको निवेशक सेवा केंद्र मिलेंगे। बिहार में आपको पटना में मिलेगा, जो समस्तीपुर के काफी पास ही है। तो आप कभी भी उधर जाएंगे तो आप निवेशक सेवा केंद्र में जाके वहां पर जो अधिकारी है उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अधिक जानकारी पा सकते हैं। और आपको अगर कोई सहायता चाहिए कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, कोई भी आपके यहाँ अगर प्रोग्राम करवाना है, तो आप वहां जाके या उनके साथ फोन पे संपर्क करके, ईमेल पे संपर्क करके भी आप आपका कोई हेल्प चाहिए तो मांग सकते हैं, या उनके साथ बात करके कोई क्लैरिटी चाहिए, आपके यहाँ कोई प्रोग्राम्स करवाना है या कुछ है, तो भी आप वहाँ बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी दिया हुआ है इस कोर्स के बारे में। एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट दर्ज करना, ट्रैकिंग क्या स्टेटस है उसका, वो सब जो करना है आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। तो ये उसका प्रोसेस फ्लो है, जहाँ पर आपका कंप्लेंट होता है वो पहली बार जिसके खिलाफ है उसके पास जाता है, और वो आपको वो जानकारी देगा, रेजोल्यूशन करने का ट्राई करेगा। आपको अगर ठीक नहीं लगा तो आप डेजिग्नेटेड बॉडीज के पास एस्केलेट कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड बॉडी जो है सेबी और वो सब तो साथ में काम करते हैं आपका सोल्यूशन, आपका कंप्लेंट का सोल्यूशन देने के लिए। उसके बाद भी अगर आपको सेबी का सेकंड रिव्यू के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ओडीआर फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसमें कंसिलिएशन, प्री कंसिलिएशन करने के बाद अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आर्बिट्रेशन किया जाता है। आर्बिट्रेशन के बाद अगर कोई नाखुश है तो अपील के लिए कोर्ट में जा सकता है। ये पूरा कानूनी व्यवस्था दिया गया है आपको कंप्लेंट का रेजोल्यूशन के लिए।
अभी इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए ये जो यहाँ पर 2 QR कोड जो दिए हुए हैं, आप इसका एक फोटो ले सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं और आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्पल और गूगल का स्टोर जो है दोनों पे भी उपलब्ध है। तो ये 2 साल से ये चल रहा है और ऐसे ऐसे टाइप का जानकारी है यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या है, कॉम्पाउंडिंग क्या है, ये सब बेसिक फाइनेंशियल मैटर्स बताए गए हैं। तो इसमें आपका खुद का फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका फाइनेंशियल पोजीशन कुछ चेक करना है या कुछ है, तो आप वहाँ उसको यूज करके आप देख सकते हैं। और आपको जानकारी चाहिए तो investor.sebi.gov.in में जाइए, यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी आप जा सकते हैं, या तो ऊपर जो URL लिखा हुआ है उसको टाइप करके भी ब्राउजर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। और इसके साथ मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ। आपको अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, आप अच्छी तरह से जानकार निवेशक बनिए। यही हमारा ये है उद्देश्य है आज का प्रेजेंटेशन का। तो शायद आप सबको अच्छा लगा हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। जो सेबी और NSDL का आज प्रोग्राम हुआ है, तो इसमें जो भी पॉइंट्स है आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के निवेश कीजिए, ये आपके अच्छाई के लिए ही बोला जा रहा है। तो इसके साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you, sir. Thank you, Vikas, sir. So, Radhaji, you can restart your session. Okay, sir. Thank you, sir. sir. Ms. Radha, you can take over. ओके सो हमने 3 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की थी। फिजिकल एसेट्स, वो एसेट्स जो हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका एक फिजिकल प्रेजेंस होता है। फिक्स इनकम में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये बेसिकली हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें एक निश्चित कमाई होती है आपकी। कैपिटल मार्केट में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो फिजिकल एसेट्स में आपके गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेशियस मेटल्स आ जाएंगे, लैंड बिल्डिंग्स आ जाएंगी। फिक्स इनकम में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, PPF हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। कैपिटल मार्केट में आपका स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अभी सर ने आपसे डिस्कस किया है। आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन 4 पैरामीटर्स को जरूर कंसीडर करिए। रिटर्न, जो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। रिस्क क्या है, रिस्क ये होता है कि आपके क्या चांसेस हैं कि कहीं आपका इन्वेस्टमेंट रॉन्ग ना हो जाए। तो लिक्विडिटी होती है कि आप कितना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। एंड टैक्सेस क्या होता है, जो भी आपका जो रियलाइज रिटर्न होता है उस पर आपको कुछ परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप इन्फ्लेशन के शिकार बन जाएंगे। आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करना पड़ेगा और कोई भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा आपके पास। हमने 3S को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अर्ली, स्प्रेड वाइड एंड स्टे लॉन्ग। सो स्टार्ट अर्ली का मतलब होता है आप जितना यंग एज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा। He is a Warren Buffett and one of the most successful investor in the world with a net worth of 127.2 billion USD. Mr. Buffett, how can I make $30 billion? So Warren Buffett Start young. वॉरेन बफेट जो थे वो जब 11 इयर्स के थे तब उन्होंने अपना फर्स्ट शेयर परचेज किया था। सो एक स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। निशा एंड विनय दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। आशीष, कैन यू गो ऑन म्यूट? सो निशा ने 25 की एज में 1000 रुपीज़ पर मंथ की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। वहीं विनय जो है वो 2000 रुपीज़ पर मंथ की इन्वेस्टमेंट 35 की एज में स्टार्ट किया था। हम एज्यूम करते हैं दोनों को 12% ऑफ रिटर्न मिला है। सो किसके पास ज़्यादा पैसा होगा जब वो 50 इयर्स के होंगे? ऑब्वियसली निशा के पास। निशा ने 3 लाख जमा किया,
विनय ने 3.6 लाख डिपॉजिट्स किया। विनय की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 50 इयर्स पे वो 9.99 लाख थी और निशा की 18.78 लाख थी। तो निशा की वैल्यू ऑलमोस्ट 8.79 लाख ज़्यादा थी। सो निशा को क्या बेनिफिट हुआ? निशा को यंग एज में इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट हुआ एंड उसने जो एडवांटेज लिया था वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज लिया था। कंपाउंडिंग क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो उसके प्रिंसिपल पे आपको रिटर्न मिलता है प्लस रिटर्न ऑन रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। एक स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। एक राजा है इंद्र वर्मा, वो अपने किंगडम में उन्होंने बोला कि किसी नए गेम का आविष्कार किया जाए। तो वहाँ पे भीम ने शतरंज का आविष्कार किया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला तुम्हें जो मांगना है मांग लो। तो भीम ने बोला आप चेस के जो फर्स्ट स्क्वायर पे एक दाना चावल रखिए और इसको हर एक नेक्स्ट स्क्वायर पे डबल करते जाइए। सो फर्स्ट में 2, 1, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। इस तरीके से ग्रेन की वैल्यू एडअप होती गई और जब 56 स्क्वायर पे पहुंचे थे तो वैल्यू एडअप होके 756 मिलियन टन्स हो गई थी। एंड वर्ल्ड में जो राइस का प्रोडक्शन हुआ था वो 2023 में 518.14 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था। तो जब 57th स्क्वायर पे पहुंचे थे तो इतना ग्रेन ही नहीं था कि राजा उनको दे सकते। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आफ्टर सम ईयर्स हमारा जो पैसा होता है वो डबल हो जाता है और हम जितना ज़्यादा समय के लिए जितने यंग एज में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करेंगे हम उतने ही मल्टीपल टाइम्स अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। स्प्रेड वाइड, डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट्स। हमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का होना चाहिए। ये बेंजामिन ग्राहम है, इनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग बोला जाता है एंड ये वॉरेन बफेट के गुरु हैं, मेंटर हैं। सो जो मैं एक स्टोरी से आपको समझाती हूँ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। निहाल एंड मनोज दोनों फ्रेंड्स हैं, फार्मर हैं, दोनों के पास 3-3 एकड़ की ज़मीन है। सो जो निहाल है वो अपनी पूरी खेती टमाटर की किया क्योंकि उस समय टमाटर का रेट बहुत हाई था। तो उसकी थिंकिंग थी कि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो जहाँ ज़्यादा रिटर्न की बात होती है वहाँ ज़्यादा रिस्क की बात होती है। सो उसका एक अप्रोच जो था वो हाई रिटर्न हाई रिस्क का था। वही जो मनोज है उसने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया था। उसने 3 तरह की फसल की खेती की थी। तो उसका क्या था, उसने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया था और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर दिया था। तो क्या हुआ, वन डे जो टमाटर की खेती थी वो इंसेक्ट्स ने खराब कर दिया और पूरा डैमेज कर दिया। तो जो किसको ज़्यादा लॉस होगा? तो जो निहाल है उसको पूरा लॉस हो जाएगा और मनोज को टमाटर में लॉस हुआ, मूली और प्याज में प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल लॉस कम हो जाएगा और वो प्रॉफिट में रहेगा। सो इसीलिए बोला जाता है इन्वेस्टमेंट जब आप करिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करिए, ना कि इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कि किसी एक ही टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में अपना पूरा पैसा लगा दीजिए। इसीलिए बोला जाता है डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन बास्केट। किसी एक ही टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं करना चाहिए या एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बनाना चाहिए। थर्ड ऐसा है स्टे लॉन्ग, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। वॉरेन बफेट भी कहते हैं अगर आप किसी स्टॉक को 10 ईयर्स के लिए होल्ड करने का नहीं सोच सकते हो तो डोंट इवन थिंक ऑफ ओनिंग इट फॉर 10 मिनट्स। और मार्केट में क्या होता है, बहुत तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं, वॉलेटिलिटी होती है। जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ था, कोविड-19 का क्राइसिस हुआ था। सो क्या होता है, कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो डाउन चले जाते हैं। उनका एक्चुअल उनके फंडामेंटल से, कंपनी के फंडामेंटल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं। एंड अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो भी जो ये आपका आपके लॉस को लिमिट कर देता है, अगर आप जो भी ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से लॉस होते हैं। अब देखेंगे 2008 में जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट 60% डाउन चला गया था एंड जो वो मार्केट भी 2.8 ईयर्स में पूरा रिकवर कर गया था। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो अभी भी इन्वेस्टेड हैं, जो 2008 में भी इन्वेस्टेड थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा वेल्थ किया था। सेम विद दैट कोविड-19 में भी मार्केट बहुत डाउन हुआ था और उस समय जो इन्वेस्टर्स थे, जो इन्वेस्टेड थे उस समय भी और अभी भी इन्वेस्टेड है, उन्होंने एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है अपने पोर्टफोलियो का। सो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड करना चाहिए। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आपको अभी सर ने आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। आईपीओ जो होता है, कंपनी जो होती है, जनरल पब्लिक जो होती है वो पैसे रेज करती है जनरल पब्लिक से। सो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एबीसी इज़ अ पॉपुलर बर्गर चेन रेस्टोरेंट है। उनकी नेशनल वाइड बहुत पॉपुलैरिटी है, वो बिज़नेस को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया,
उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जनरल पब्लिक से पैसा रेज़ करेंगे। तो उन्हें सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा, सेबी के पास ड्राफ्ट प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, अप्रूवल आने पे मर्चेंट बैंकर के हेल्प से अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है, जनरल पब्लिक आईपीओ परचेज़ करती है, उसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है और जनरल पब्लिक पार्ट ओनर बन जाती है कंपनी में, उनके पास शेयर्स आ जाते हैं कंपनी के। तो जनरल पब्लिक को रिटर्न कैसे मिलता है? थ्रू कैपिटल अप्रिसिएशन, कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं, कंपनी डिविडेंड्स देती है, बोनस शेयर्स देती है और राइट इश्यूज देती है। सो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी जो होती है वो जनरल पब्लिक से पैसे रेज करती है एंड इट अलाउ जनरल पब्लिक टू बिकम अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। एक क्वेश्चन करेंगे, जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के फाउंडर हैं, सो आपको बताना है उनकी होल्डिंग अमेजोन में कितनी है? 100% है, 51% और हाइयर, सो इट इज़ लेस देन 20% जो है, तो एक्चुअल जो है उनकी होल्डिंग 12.3% है। सो क्या हुआ, दोनों पहले वो फाउंडर थे, उनके पास 100% होल्डिंग थी, देन उसकी जो होल्डिंग है रिड्यूस होती गई, बहुत सारे पार्ट ओनर बन के कंपनी में, और उनकी होल्डिंग 100% से रिड्यूस होकर 12.3% हो गई। अगर अब आपको किसी पार्ट ओनर को अपने शेयर्स को सेल करना है तो वो क्या करेगा? जैसे मनीष है, उनको पैसे चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया वो अपने एबीसी के शेयर्स को सेल कर देंगे दूसरे पर्सन को। तो वो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को सेल नहीं कर सकते, उसके लिए उनको सेकेंडरी मार्केट में जाना होगा। सेकेंडरी मार्केट में उनके वो बिडिंग करेंगे अपने शेयर्स की, और जो नया बायर होगा वो उनके शेयर्स को परचेज कर लेगा एंड उनके पास पैसे आ जाएंगे, तो कंपनी में दूसरा शेयर होल्डर आ जाएगा और मनीष के पास पैसे आ जाएंगे जो अपने हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनका ट्रेड होता है अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, एंड किसी के पास ऑलरेडी ओन शेयर्स हैं वो भी उनकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। सो कैन बी बाय और सेल दीज शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी? नो। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें 3 तरीके के अकाउंट्स चाहिए होते हैं, सेविंग अकाउंट्स, ब्रोकिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। सेविंग अकाउंट हमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होता है सो दैट हम शेयर्स को परचेज़ कर सकें। सेविंग अकाउंट आप किसी भी बैंक के थ्रू ओपन करा सकते हैं, और ये जो इससे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए होता है सो दैट हम शेयर्स को बाय कर सकें। ब्रोकिंग अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ब्रोकिंग अकाउंट आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ ओपन करा सकते हैं, एंड ब्रोकिंग अकाउंट में हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं या फिर उनका ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट आता है। डीमेट अकाउंट जो होता है वो एनएसडीएल ओपन करती है, और एनएसडीएल क्या करती है, आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखती है। सो जब भी हम कोई शेयर्स बाय करते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाता है, और जब भी हम कोई शेयर्स को सेल करेंगे वो हमारे डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। सेम जैसे हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, उसी तरीके से डीमेट अकाउंट में जो शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। सर ने आपको इसके बारे में पूरा बताया डिटेल में। हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स में। सो हमें प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर समय, हमें लंबे समय के लिए करना चाहिए जिससे हम मल्टीपल रिटर्न बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने पैसे को, और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बच सकते हैं। डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो को रखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनाइए, और स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट स्मॉल। और क्या नहीं करना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट्स में? आपको लोन लिए हुए पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है। जैसे आपको सर ने अभी बहुत डिटेल्स में बताया है कि क्या नहीं करना चाहिए, वो है। विद दिस सेशन विल कम टू एंड। हमने 3 आईज डिस्कस किया, इनकम, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन। 3 एस डिस्कस किया, स्टार्ट अर्ली, स्प्रेड वाइड एंड स्टे लॉन्ग। हमने 2 तरीके के हमारे मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम शेयर्स को इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ परचेज करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं हम उनको बाय और सेल कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो है वो हमारा मॉर्निंग 9:15 टू लेके इवनिंग 3:30 तक ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे। और जब भी हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे हमें डीमेट अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है, और तभी आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। ये पूर्णता की डिटेल्स हैं, आप इस सेशन को रेट कर सकते हैं।
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं. As a student, you should start. First thing is you start reading uh, about investments, and you can start following the market. You can download the apps like Money Control and all. You can follow the market कि मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन जा रहा है. एंड आप जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको आप जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी फंड मैनेजर्स होते हैं, हर तरीके का वो अप्रोच लेते हैं, डाइवर्सिफिकेशंस आपको मिलता है, वो आप एक नॉलेज बंदा है जो आपके लिए पूरा फंड आपका मैनेज कर रहे हैं, जो आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं. सो आपको वहाँ पे सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. तो जब पहले आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करेंगे, मार्केट को फॉलो करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. Ma'am, our age is not more than 18. सॉरी. Ma'am, our age is not more than 18 years. Okay, so if you are not more than 18 years, तो minor can also invest in his mutual funds under the guardianship of their parents. तो आपके पेरेंट्स के नाम साइन लगेगा, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद जब आप 18 के हो जाएंगे तो आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं. Okay. थैंक यू ऑल द स्टूडेंट. थैंक यू शीना. वी कैन एंड दिस सेशन. Yes, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you. स्टूडेंट्स, सो सबको आज लगता है कि आज भी थोड़ा स्टूडेंट्स को ये है जो है एनोटेशन करने में ज्यादा इंटरेस्ट है. पहले के प्रेजेंटेशन में देख रहे थे लोग काफी जो लिखा पाठी कर रहे थे एनएसडीएल का प्रेजेंटेशन में. तो सारे स्टूडेंट्स जो आज है, आप ये जानने का थोड़ा आप खुद ही ये सोचिए कि आप किस लिए प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये आपका ही फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, पहली बात. दूसरी बात, आप कैसे आप सेविंग्स और अर्निंग्स आप कैसे कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजों के लिए किया जा रहा है ये प्रोग्राम. तो ये आपके लिए किया जा रहा है, आपको ये चीज पहले समझ जाना चाहिए. तो विथ लाइक with these few words, Vikas sir, sorry to interrupt, but we'll disable that. yes, sir. Yeah, let In me the more option, there will be a First is- disable option, sir. That's what. First is people should be given a chance to understand the thing. If they are able to understand, well and good. If they are not able to understand, then it has to be disabled. So that's what I tried, but it's not working. So, chalo, I'll disable it. So,